नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जुड़ जाइए, फिर हम लोग क्लास को शानदार तरीके से करेंगे। और आज जो हमारा क्लास होने वाला है वो पूरा मिक्स क्वेश्चन होने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेक्शन को कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए और सेशन को शानदार तरीके से शेयर कर देंगे। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, जितने भी मेरे प्यारे मित्र जुड़े हैं सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, जितने भी मेरे प्यारे मित्र जुड़े हैं। तो एक बार सभी लोग सेशन को शानदार तरीके से शेयर करते रहेंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, जितने भी मेरे प्यारे मित्र जुड़ चुके हैं। ओके, चलिए। और आज का जो सबसे पहला सवाल होगा, पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी लोग जितने भी मेरे प्यारे साथी है क्लास के बाद कमेंट में ये आंसर करेंगे, सर हमने कितने सवाल को किया। ठीक है, चलते हैं। आज का पहला सवाल क्या है? आज का जो सबसे पहला सवाल है ये देखिए, हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है? हमारी नेत्र में जो है लेंस का काम क्या है, ये तो पूछा गया। लेंस का काम क्या है? लेंस का काम ही क्या है? आंखों को ढकना, मस्तिष्क के छवियों को संदेश भेजना, आंखों की फोकस दूरी को बदलना और चोट से आंखों की सुरक्षा करना। तो लेंस का कार्य क्या है आंखों में? सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। लेंस का कार्य क्या है? हमारे आंखों में लेंस का कार्य क्या है? तो लेंस का अगर कार्य देखा जाए आंखों में, अगर हमारा लेंस खराब होता है तो क्या होता है? या तो दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया जैसी बीमारी होने की संभावनाएं रहती है। तो नॉर्मली इसका जो काम है, लेंस का जो काम है वो एडजस्ट करना, किसके? आंखों की फोकस दूरी को बदलना, आंखों की फोकस दूरी को, क्योंकि फोकस से संबंधित समस्याएं को दूर करता है कौन? लेंस। और आंखों की फोकस दूरी को बदलना, आंखों की फोकस दूरी को बदलना, ये किसका काम है भाई साहब? लेंस का काम है। आपको पता होगा लेंस की गुणवत्ता, जो जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा प्रकाश को, जो जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा प्रकाश को, जितना ही ज्यादा कन्वर्ज करेगा वो उतना ही पावर लेंस होगा, पावरफुल लेंस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते। और हमारे आंखों में जो लेंस होते हैं वो उत्तल लेंस होते हैं। कौन सा होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं। तो लेंस का कार्य समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग एक बार शानदार तरीके से सेशन को शेयर कर देंगे। काफी शानदार सब सवाल है और ये जो सवाल है ये भी काफी शानदार है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जरा सा ध्यान से देखेंगे। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण? ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके? कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड? बताइए जल्दी से, फटाफट एकदम स्पीड में बताएंगे मेरे प्यारे साथी, जितने भी मेरे प्यारे मित्र हैं, कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, जब CO2 गैस प्रवाहित करते हैं चूने के पानी में, तो यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण? ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो जरा सा देखेंगे मेरे प्यारे मित्र, जरा सा देखेंगे मेरे प्यारे मित्र। चूने के पानी मतलब चूना पानी क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH का होल ट्वाइस, मतलब बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना अगर आप देखेंगे दीवाल पर हम पेंट करते हैं बुझे हुए, और इसमें CO2 से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतली परत जम जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतली परत जम जाती है। तो मेरे प्यारे साथी, यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत दीवार पर बना देता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा, जिन साथियों का ए आया है बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग सेशन को एक बार शेयर करेंगे। अभी तक बहुत सारे साथियों ने शेयर नहीं किया है। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। और सभी लोग एक बार शानदार तरीके से बेहतरीन तरीके से सेशन को शेयर करते रहेंगे। जितने भी मेरे प्यारे मित्र जुड़े हैं सभी लोग शानदार और बेहतरीन तरीके से सेशन को शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आज का हमारा शानदार सा सेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जलने पर निम्नोक्त में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करता है? आज आप देखेंगे रात में बहुत सारे पटाखे में पीला रंग देखने को मिलेगा। वो सोडियम, वह पोटेशियम, वह कैल्शियम या बेरियम? किसके कारण पीला रंग आता है? तो पीला रंग आने का जो कारण है वो सोडियम की उपस्थिति के कारण। पीला रंग आने का कारण क्या है? सोडियम। मैंने कई बार बताया है कि सोडियम के कारण पीला रंग आता है। बेरियम आपका क्या देता है? आज आप देखेंगे बेरियम लिथियम के कारण हमारा रेड कलर आता है।
लिथियम के कारण हमारा लेड कलर, और बेरियम के कारण आपका देखो पोटेशियम के कारण हमारा पर्पल कलर जो कहते हैं आप, वो हमारा पोटेशियम के कारण आता है। तो पीला कलर येलो कलर सोडियम, येलो कलर सोडियम। बेरियम आपका ग्रीन कलर जो देता है पटाखे में ग्रीन कलर, वो बेरियम की उपस्थिति के कारण, किसके उपस्थिति के कारण, बेरियम की उपस्थिति के कारण वहां पे हमारा ग्रीन कलर दिख रहा है। ओके, तो हमारा राइट आंसर जो होगा, जलने पर निम्नोक्त में से कौन सी धातु पीला रंग प्रदान करता है, तो सोडियम पीला रंग, तो पटाखे में पीला रंग सोडियम के कारण। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल है होता है, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है बताओ भाई। कैल्शियम सल्फेट बारूद, आपके पटाखे में बारूद होगा। पोटेशियम नाइट्रेट, लेड सल्फाइड या जिंक सल्फाइड। बारूद में क्या उपस्थित होते हैं, बारूद में आज सिर्फ यही वाला सब क्वेश्चन चलेगा। बारूद में क्या होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट हमारा जो होता है बारूद के रूप में काम करता है। पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो जिसको हम लोग सॉल्ट पीटर कहता है, KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र याद कर लो, KNO3, जिसे हम लोग सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्र, सॉल्ट पीटर। तो हमारा क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट, बी इज द राइट आंसर। पोटेशियम नाइट्रेट जो है, बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी लोग एक बार शेयर करते रहेंगे, सभी लोग जितने भी मेरे प्यारे मित्र जुड़े हैं सभी लोग एक बार सेशन को शानदार तरीके से शेयर करेंगे। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होगा मेरे प्यारे मित्र, पोटेशियम नाइट्रेट। अगले सवाल में चलते, बी इज द राइट आंसर। जिन साथियों ने बी आंसर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है, जल्दी जल्दी बताएंगे। जल, कार्बोहाइड्रेट, शैवाल या प्रोटीन। पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु, या जल या कार्बोहाइड्रेट या शैवाल या प्रोटीन। सेल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कोशिका में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाने वाला अणु, जल्दी से बताएंगे। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर जल्दी से बताएंगे, जल होगा, कार्बोहाइड्रेट, शैवाल या प्रोटीन। अणु के बारे में पूछा है। कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर। आप तो मंजिल के मुसाफिर हैं, कुछ भी जीवन में आ जाए थक्कर नहीं बैठना, और क्लास तो प्रत्येक दिन ही करना है। क्लास प्रत्येक दिन करना है, प्रत्येक क्षण करना है, क्लास करते ही रहना है। और सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। अपने हौसलों में जान रखिए, तभी लंबी उड़ान कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे हमारा जो होगा, जो है निम्नलिखित में कौन सा कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में होने वाला अणु है, तो जल, H2O। H2O एक प्रकार का अणु है, ये क्या है, अणु है। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है, व्हाट इज मीन बाय द मॉर्फोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, जीव की आकृति एवं उसकी संरचना का विशिष्ट अध्ययन, और एक ऑप्शन आपका और भी छूट चुका है मेरे प्यारे ब्रदर। और यहाँ पे एक आपका एक ऑप्शन और भी है, जीवों और पर्यावरण के परस्पर निर्भरता का अध्ययन, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी, इकोसिस्टम। एंटेमोलॉजी, कीड़ों का अध्ययन हमारा एंटेमोलॉजी के अंतर्गत आता है। कीड़ों का अध्ययन मैंने कई बार बताया कि कीड़ों का अध्ययन दैट इज कॉल्ड एंटेमोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन, द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एंथ्रोपोलॉजी, मानव विकास का अध्ययन, द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत आएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीव की आकृति एवं उसकी संरचना का अध्ययन, और एक हमारा है जीव और उसके पर्यावरण। तो हमारा जो मॉर्फोलॉजी है, जैसे आप पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, भूमि की आकृति संबंधी विज्ञान जो आता है वो जियोमॉर्फो। तो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जीव की आकृति, जीवों की आकृति, उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन जो करते हैं हम लोग, वो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इकोलॉजी, जीवन और पर्यावरण, जीव और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है वो इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं, इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। ओके, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे जहरीला मछली कौन सी है। मैंने एक बार बताया था कि पफर फिश होगा। सबसे जहरीला मछली कौन सा है, जल्दी से बताओ। सबसे जहरीला मछली कौन सा होगा भाई साहब, सबसे जहरीला मछली कौन सा होगा। जहरीला मछली पूछा है, पफर मछली होगा, पुफाइन मछली होगा, पिरहांस मछली होगा, एंगलर मछली होगा, एंगलर। सबसे जहरीला मछली कौन सी है, सबसे जहरीला मछली पूछा है। सभी लोग एक बार सेशन को शानदार तरीके से शेयर करते रहेंगे। जितने भी मेरे प्यारे मित्र जुड़ चुके हैं सभी लोग एक बार सेशन को शानदार तरीके से शेयर करेंगे और यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे जहरीला मछली जो है तो कौन सा है,
तो हमारा जो होगा पफर फिश, देखने में ही जहरीला जैसा लग रहा है, तो पफर फिश जो है ये सबसे ज्यादा जहरीला मछली है। हमारा जो राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर, पफर मछली। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? पफर फिश तो हम जानते हैं जहरीला मछली है, लेकिन मछली से प्राप्त जो कॉड लिवर ऑयल होता है, विटामिन सी, विटामिन बी12, विटामिन डी और विटामिन बी1। बी1 का रस, देखो ये मतलब ही नहीं है, यहाँ आप जान रहे होंगे ये विटामिन डी का सर्वोच्च अच्छा स्रोत है, अच्छा स्रोत है विटामिन डी। क्या? फिश का जो ऑयल निकलता है, मछली का तेल जो है विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत। विटामिन डी का रासायनिक नाम जानना जरूरी है, कहते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होते हैं, यह जानना जरूरी है। विटामिन बी1 को हम लोग थायमीन कहते हैं, बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, समझ में आ रहा है। विटामिन सी को हम लोग स्कर्बिक एसिड कहते हैं, उसके कमी समय स्कर्बी बीमारी होता है। तो क्वाड लिवर विटामिन डी का स्रोत है, किसका? सी इज द करेक्ट आंसर। सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मछली से प्राप्त क्वाड लिवर तेल, मछली से प्राप्त क्वाड लिवर तेल जो है ये सबसे अच्छा। अभी तक 8 क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं। आप लोग आज सेशन को बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर लीजिए, आपकी संख्याओं का सीधा दुगुना पे हम पहुंच सकते हैं। चलिए सभी लोग एक बार शेयर करेंगे, अगर एक एक शेयर भी किया तो आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने योग्य बात। विटामिन ए को हम लोग कहते हैं रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक, मैंने कई बार ये लगाया और स्क्रीनशॉट, ये मतलब नहीं है। हमने एक क्वेश्चन को जरूर देखे हैं, लेकिन यहाँ पे हम 4-5 बातों को सीखेंगे। सी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। डी हमारा कैल्सीफेरॉल होगा, ई हमारा टाइकोफेरॉल। विटामिन के हमारा फिलोक्विनोन कहते हैं विटामिन के को। बी1 हमारा थायमीन हो गया, बी2 हमारा राइबोफ्लोविन हो गया। विटामिन बी2 हमारा क्या है? राइबोफ्लोविन। विटामिन बी3 हमारा नियासिन है। विटामिन बी5 जो है पैंथोनिक एसिड, पैंथोनिक एसिड। विटामिन बी6 जो है पैराडॉक्सिन। विटामिन बी7 जो है बायोटीन होगा, और विटामिन बी9 जो है फॉलिक एसिड होगा। ये आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है। विटामिन ए को हम लोग कहते हैं रेटिनॉल। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल में। ये याद कर लेना भाई साहब, एक सवाल आपके यहां से तो पढ़ेंगे ही एग्जाम पूछा। एक तत्व चतुर संयोजक है, एक तत्व जो है, ये कई बार ये क्वेश्चन में कराया हूं। एक तत्व चतुर संयोजक है, तत्व वायु द्विसंयोजक है, इन दोनों तत्वों से बना कंपाउंड कैसा है? मतलब इसके आउटर सेल में 4 है इलेक्ट्रॉन, इसके वाई है, इसके 2 है, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो x और y, तो x के तो यहाँ पे 2 आएंगे, y के 4, उल्टा अपोजिट होता है केमिकल बॉन्डिंग, ये कटेगा, तो x और y 2 होगा। क्या होंगे साथी? x और y 2 होंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, x और y 2 हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि x के जो है, x के क्या है? चतुर संयोजक 4 है, यहाँ पे 4 होगा ना, और y के 2 है, तो x y 2 हमारा जो करेक्ट y द्विसंयोजक, तो दोनों से बना यौगिक कैसा होगा? एक्स वाई। सी इज करेक्ट आंसर। सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कोई भी कंपाउंड जो बनता है, जैसे हम बात करें NaCl का, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है और वो कट जाते हैं आपस में। समझ में आ रहा है कि? चलते हैं आगे, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये सवाल तो सदियों पुराना है, कहते हैं ना, ए और यू को मैंने बोला, ए को 0 मान लो, यू को 0 मान लो, ए और यू को 0 मान लो। यहां पूछा निम्नलिखित में कौन सा समय वेग और समय को दिखाता है? वेलोसिटी और टाइम। यू और ए को 0 मान लो, तो v और टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम, तो हमारा सी इज राइट आंसर। गति के 3 समीकरण हैं, गति के 3 समीकरण को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। गति के 3 समीकरण को मैंने बहुत डिटेल में आपसे चर्चा किया है, और कम से कम 50 नहीं 60 बार हो चुका होगा। हमने बोला है 2-3 बातों को ख्याल रखना है आपको बहुत अच्छे से, 2-3 बातों का ख्याल रखना है। यहाँ पे देखिए जरा, ख्याल रखने योग्य बातें क्या है? ख्याल रखने योग्य बातें, अभी तो मैंने कई चीजें समझा दिया है। यहाँ पे जरा देखें, गति के 3 समीकरण को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। v बराबर u प्लस AT, s बराबर u प्लस हाफ AT स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u s। हमने अगर पहले समीकरण में जरा ध्यान से देखते हैं, u और a को मैंने बोला 0 मान लो, u और a को कटा दे तो वेलोसिटी एंड टाइम प्राप्त होता है। वेग और समय की प्राप्ति होती है, वेलोसिटी एंड टाइम। अगर हमने u और t को काट दिया
यू और ए को काट दिया यहाँ पे, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम की प्राप्ति होती है। दूसरे समीकरण से विस्थापन और समय, पहले समय से वेलोसिटी एंड टाइम। तीसरे से अगर हमने यू को काट दिया, ए को काट दिया, तो हमारा वेलोसिटी एंड विस्थापन प्राप्त। और यही अगर नीचे से ऊपर जाता है तो जी का मान माइनस में, और ऊपर से नीचे जाता है तो जी का मान प्लस में लेते हैं। इसमें सिर्फ टी के जगह जो है हम लोग, ए के जगह जो है हम लोग जी का यूज इस्तेमाल करते हैं, बाकी टाइम तो वही रहता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा नॉर्मली जनरली जो आपका आंसर होगा ये आपको पता ही है, v बराबर यू प्लस ए टी। और ये हमारा जो गति का पहला समीकरण है, इससे हमें वेग और समय के संबंध का पता चलता है। तो हम लोग चलते हैं आगे फास्ट तरीके से। ये सवाल हमने कई बार कराया है और आपके एग्जाम में आपको काफी फायदा देगा। अगला सवाल, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? सोलर कुकर आपने देखा ही है, बहुत लोगों ने भोजन का भी बनाया होगा। सोलर कुकर के अंदर का रंग पूछा है भाई साहब कि सोलर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? सोलर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? सोलर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? सफेद, काला, नीला या भूरा? तो सोलर कुकर के अंदर का जो रंग होता है वो काला होता है, ब्लैक होता है। क्या होता है? ब्लैक होता है। सोलर कुकर के अंदर का जो रंग होता है वो काला कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। एक सवाल तो ये है क्योंकि ये उष्मा का सबसे ज्यादा अवशोषक होता है काला रंग। दूसरा पूछेगा इसके जो ढक्कन होते हैं, इससे हम लोग ढकते हैं, यहाँ पे ये इसके आगे में लगे रहते हैं। इसमें दो तरह का दर्पण का इस्तेमाल होता है, एक दर्पन एक लेंस। लेंस हमारा क्या होगा? उत्तल लेंस, यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस, ऐसा वाला लेंस का इस्तेमाल करते हैं। जो भी सनलाइट आते हैं उसको वो अपने भोजन तक एकत्रित कर देते हैं। तो लेंस पूछेगा तो हम बताएंगे उत्तल लेंस। क्या बताएंगे? उत्तल लेंस का इस्तेमाल ढक्कन के रूप में किया जाता है और साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण, अवतल कन्वर्जिंग मिरर, जो प्रकाश यहाँ पड़ने पर वो कन्वर्ज कर देता है। अगर यहाँ पे देख लो ये सोलर कुकर है भाई साहब, यहाँ पे हमारा दर्पण लगा दी, यहाँ सूर्य प्रकाश आएगा और इसको कन्वर्ज कर देता है। यहाँ लेंस होता है, ये लेंस आपके भोजन तक खाना को प्रकाश को एकत्रित करता है। तो इसमें लेंस भी होता है, दर्पण भी होता है। पूछेगा सोलर कुकर में कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस। दर्पण अवतल दर्पण। ठीक है, मसला को आगे बढ़ाया जाए। पूछा मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं, जरा बताएंगे। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित, मेडुला द्वारा, स्पाइनल कोड के द्वारा, पोन्स के द्वारा या हाइपोथैलेमस के द्वारा। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, लार और उल्टी के द्वारा, लार और उल्टी इसके द्वारा नियंत्रित, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आप यहाँ पे नॉर्मली देख पा रहे होंगे ये ग्रीन कलर का पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे। उसको हम लोग कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं? मेडुला। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मली हम लोग उसको कहते हैं मेडुला। तो आपको याद होगा मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाओं को जो नियंत्रण करता है उसको हम लोग मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं भाई साहब। क्या कहते हैं? मेडुला। तो ए इज द राइट आंसर। ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल में, अगले सवाल में सभी लोग जरा एक बार सेशन को, उसके नीचे हमारा है मेडुला, यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसके नीचे हमारा स्पाइनल कोड का पार्ट आता है। ओके, उसके ऊपर हमारे पोन्स पाए जाते हैं। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी में परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ की कुल धारा क्या होगी? वोल्टेज को कांस्टेंट रखा गया है, विल बी डिक्रीज, तो हमारा क्या होगा? वो घटेगा, घट जाती है। मैंने क्या बोला था? वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे, वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे और बल्ब जोड़ते रहेंगे, बल्ब जोड़ते रहेंगे। अब दीपावली में ऐसा ही होगा, आप हजारों बल्ब सीरीज में जोड़ दो, वोल्टेज को कांस्टेंट रखो। अगर पाइप है, पानी का वाटर पाइप है, इसमें पानी जितना दे रहे हैं उतने, और लीक बहुत हजार लीक कर दे तो फ्लो घटेगा कि नहीं? वाटर फ्लो घटेगा कि नहीं? वही समस्या है यहाँ पे, विल बी डिक्रीज होगा। अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट करते हैं तो वो क्या होता है? घट जाती है। क्या हो जाती है भाई साहब? घट जाती है, विल डिक्रीज। अगला सवाल, वोल्टेज, सभी लोग एक बार साथी सेशन को शेयर करते रहेंगे। जितने भी मेरे प्यारे मित्र जुड़े हैं सभी लोग दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और एक बार सेशन को शेयर करते रहेंगे। कहते हैं ना सर, हर पर्व हर त्योहार सिर्फ जो आपको जन्नत का एहसास दिलाएगा वो है आपके जीवन की सफलता और मेहनत। अगर आज आप पढ़ोगे और आज भी मेहनत करके, तो आपको उससे ज्यादा खुशी कोई भी चीज नहीं दे सकता। हम भारत में रहते हैं और आप देखो तो यहाँ प्रत्येक दिन त्योहार है। क्या
इंडिया और का मैच चले तो वो क्रिकेटर क्या मैच नहीं खेलेगा? बिल्कुल खेलेगा। आप दीपावली के दिन या दुर्गा पूजा के दिन आपने देखा होगा कि कई क्रिकेट मैच चल रहे हैं, वो भी अपने घर से दूर है। कई सेना जो है भारतीय सैनिक वो बॉर्डर पर होंगे और वहीं दीपक जला रहे हैं। आप अपने किताब के साथ ही दीपक जलाइए और अपने भविष्य के दीपक को और भी उज्जवल कीजिए। तो कर्म ही पूजा है, ये बिल्कुल सत्य वचन है और जीवन में उसको उतारिए और काफी खुशी मिलेगा। बहुत चीजें प्रत्येक दिन बोलते हैं आप लोगों को, लेकिन 2-3 बात को जीवन में उतारिए अगर सफलता प्राप्त करना है तब। चलिए अब ज्यादा नहीं करेंगे, आप खुद समझदार हैं सर। भारत के सरकार को बनाते हैं और हटाने की भी पावर आप में आ चुकी है। आप 18 साल हो चुके हैं, आप खुद समझदार हैं। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। डैश का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द केलियम से बना है। लैटिन शब्द केलियम से बना हुआ है। किसका रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द केलियम से बना है? जल्दी जल्दी बताएं। लैटिन शब्द केलियम से बना हुआ है। लैटिन शब्द केलियम से बना हुआ है। लैटिन शब्द केलियम से बना है, क्या होगा? अर्जेंटम होगा, वोल्फ्रम होगा, स्टैनम होगा या पोटेशियम होगा? डैश का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द केलियम से बना है। केलियम, तो केलियम से क्या बना है? तो हम यहां लिखते हैं कि दैट इज केलियम, मतलब स्टैनम मतलब होता है हमारा TIN जो लिखते हैं, परमाणु संख्या 50। वोल्फ्रम होगा यहाँ पे, वोल्फ्रम जिसको हम लोग टंगस्टन कहते हैं। अर्जेंटम, ऑरम गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, AG। अर्जेंटम दैट इज कॉल्ड सिल्वर। तो केलियम से हमारा पोटेशियम बना है, इसकी परमाणु संख्या हमारा 19 है। बहुत ही मुलायम धातु है, इसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं, इस पोटेशियम धातु को चाकू से। सबसे हार्ड धातु जो है, सबसे कठोर धातु हमारा क्या है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु जिसको व्हाइट गोल्ड कहते हैं, लेकिन मुलायम धातु में हमारा सोडियम पोटेशियम शामिल होते हैं, इसको हम लोग नाइट्रियम और केलियम, ये हमारा मुलायम धातु के अंतर्गत आते हैं। अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर, ये आपका लैटिन नाम है एंटीमनी स्टीबियम। कई बार मैंने 50-60 बार रटा दिया है, अब इसको छोड़ो, आपको याद भी हो गया होगा और अभी तक भी बहुत सारे मित्र ने याद नहीं किया है। प्रभु जी आपको प्रणाम है, 100 बार तो मैंने ये चीजों को करा दिया है आप लोगों को। अब तो एकदम ऐसे ही याद होना चाहिए, अब तो पढ़ने का मन नहीं करना चाहिए, इतनी बार याद हो चुका है। अब है निम्नलिखित में कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? मेटल और नॉन मेटल दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है पूछा है। तो पहले आपको याद होना चाहिए नॉन मेटल। कितने नॉन मेटल हैं? नॉन मेटल की जो संख्या है वो भाई साहब 7 है। नॉन मेटल की संख्या कितने हैं? 7। ये तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन मेटल की जो संख्या है, उपधातु की जो संख्या है, उपधातु, वो उपधातु की संख्या कितना है भाई साहब? 7 है। पहला परमाणु संख्या 5, दूसरा आपका 14 मैंने बताया सिलिकॉन, उसके बाद बताया 32, 33 आर्सेनिक, 51 और 52 और 85 पोलेनियम। अब आप देख लो भाई, आर्सेनिक की परमाणु संख्या 33 है, जर्मेनियम, बिस्मथ, बोरॉन की परमाणु संख्या 5 है और यहां पे आपका आ गया क्या? जर्मेनियम 51। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे हमारा जर्मेनियम का जो होगा वो होगा 51 नहीं है 32 है, सॉरी यहाँ पे हमारा जर्मेनियम का जो है 32 है। और जर्मेनियम, गैलियम के बाद जर्मेनियम है, जर्मेनियम आर्सेनिक, उसके बाद हमारा एंटीमनी और टेलेरियम है। तो हमारा बिस्मथ जो है ये मेटल के अंतर्गत आते हैं। इसमें धातु जो मेटोलाइड होता है उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रकृति, दोनों का गुण देखने को मिलता है। आपको नॉर्मली पता होगा उपधातुओं की संख्या 7 है। पीरियोडिक टेबल में धातुओं की संख्या अगर बात करें 91 है, और धातुओं की संख्या 20 है, और धातुओं की संख्या जो है, नॉन मेटल की जो संख्या है वो 20 है। नॉन मेटल की संख्या कितने हैं? 20 नॉन मेटल्स हैं, 20 अधातु हैं। अगले सवाल में हमारा अगला सवाल हम लोग करेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्त में 8-8 तत्व है? 2 आवर्त में 8-8 तत्वों के विषय में पूछा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्त में 8-8 तत्व मौजूद है? 2 आवर्त में, आवर्त कहने का मतलब 2 आवर्त। पहला देखते हैं, यहां 1 2 5 6 7। आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं सर, शेयर भी नहीं कर रहे, कमेंट बहुत सारे बच्चों का आ रहा है। चलिए अब जरा देखेंगे,
पहले आवर्त में देखें तत्वों की संख्या 2, दूसरे आवर्त में अगर हम लोग चर्चा करें तत्वों की संख्या के विषय में तो 8 है, और तीसरे में भी 8 है, चौथे में हमारा 18 है, पांचवें में 18, और इसमें फिर हमारा 32 और फिर हमारा 32। ओके, तो हम देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्त में 8 तत्व मौजूद है। तो 2 और 3 में हमारा डी इज राइट आंसर। क्या मजा आया कि नहीं? 2 और 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन क्या है? पूछा जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस का पूरा नाम पूछा, जल्दी से कमेंट में बताएं। ग्लोबल प्राइम सिस्टम, ग्लोबल पीस सिस्टम, ग्लोबल पोस्टल सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म बताएंगे। जीपीएस का पूरा नाम क्या होगा? जीपीएस का पूरा नाम बताएंगे। सभी लोग सेशन को शेयर करते रहेंगे और जीपीएस का नाम भी बताते रहेंगे। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ जीपीएस? जीपीएस का फुल नेम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के दुनिया में चल रहे हैं और भी 8 सवाल है। पूरे सवाल करने के बाद दीपावली मनाइएगा, बहुत मजा आएगा। तो यहां जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। डी इज ए राइट आंसर। डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके डियर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 के विषय में बात करेंगे। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र जल्दी से बताएंगे, फास्टली बताएंगे कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फेरस सल्फेट, कल भी मैंने बताया था, कॉपर सल्फेट जिसको हम लोग नीला थोथा कहते हैं, फेरस सल्फेट जिसको हरा कशिश कहते हैं। जल्दी से बताइए। FeSO4 इंटू 7H2O। जल के कितने अणु पाए जाते हैं? 7 अणु पाए जाते हैं फेरस सल्फेट में, 7H2O। फेरस सल्फेट जिसे हरा कशिश कहते हैं। और फेरस सल्फेट का जो उपयोग है यह आयरन के टैबलेट बनाने में, जिसको एनीमिया बीमारी होता है, खून की कमी होता है, सरकार के द्वारा ग्रामीण महिलाओं के बीच में वितरण कराया जाता है फेरस सल्फेट का ये लाल टैबलेट। उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, समझ में ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। महिला कल्याण की बात की गई है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में, इसी के अंतर्गत महिलाओं की कल्याण करते रहते हैं हमारे सरकार। तो फेरस सल्फेट याद रखेंगे आप यहाँ। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 चर्चा करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत, हरे बेरिक कार्बोनेट की जो परत चढ़ जाती है वह धातु कौन सा है? उस मेटल का नाम बताना है। धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है, अगर तो निकेल होगा, जिंक होगा, चांदी होगा या कॉपर होगा, क्या होगा? जल्दी से बताइए। धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, वह धातु कौन सा? निकेल, जिंक, चांदी या तांबा? वो धातु जो होगा, वो जो मेटल होगा, वो मेटल कौन सा मेटल होगा? वो जो मेटल होगा वो हमारा क्या होगा सर? आप देखे होंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये हमारा पहले कॉपर का था और इस पे हरे रंग का एक बेरिक एसिड चढ़ गया, तो ये हमारा जो होगा तांबा, दैट इज कॉल्ड कॉपर। पहले ऐसे दिखता था, पहले ये ऐसे दिखता था भाई साहब। देख पा रहे होंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी पहले आपको कैसे दिख रहा था, समझ में आ रहा है ना? कहते हैं लंबे समय तक खुले में रखने पर इसके ऊपर रंग क्षारीय कॉपर कार्बोनेट CuCO3 कॉपर कार्बोनेट की परत, एक पतली परत जम जाती है, यह हरा रंग नजर आने लगता है। तो कॉपर कार्बोनेट हमारा जो है वो ग्रीन कलर का नजर आने लगता है। यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, जरा ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखें। यह क्रिया संचारण क्रिया कहलाती है। यह जो क्रिया है यह हमारा संचारण क्रिया कहलाती है। सूरज की रोशनी को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। कहते हैं सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा में डैश का उपयोग करते हैं। सोलर प्लॉट में हम किसका? फोटोवोल्टिक सेल्स का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, परावैंगनिक किरण या परमाणु विखंडन। फटाफट फास्ट आंसर करेंगे, बिल्कुल फास्ट आंसर। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा को डैश का उपयोग करती है।
तो यहाँ पे देखिए सोलर ऊर्जा में कई लेयर होते हैं, कई बार हमने आपको कराया है कि सोलर ऊर्जा में कई प्रकार के कई परतें पाई जाती है। सोलर ऊर्जा में कई परतें पाई जाती है, ये तो जनरली आपको पता ही होगा कि सोलर ऊर्जा में कई परतें पाई जाती है। जो ये ब्लू कलर का एक लेयर आप देख रहे हैं जिसको हम लोग सोलर सेल कहते हैं या फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं, यही फोटोवोल्टिक सेल है जो सनलाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। ये कौन, ये जो ब्लू कलर का सोलर सेल आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत रोधी की प्रतिरोधकता कितनी होती है? विद्युत रोधियों जो इंसुलेटर होता है, जो विद्युत को जाने नहीं देता है, करंट को आर पार जाने नहीं देता है, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? जल्दी से बताइए। ये एक अलग वही चीज सेम चीज इधर लिखा है उधर लिखा है, बस इतना ही आपको देखना है। 10 पर पावर 6 ओम मीटर, 10 पर पावर 8 ओम मीटर, 10 पर पावर -12 ओम मीटर, 10 पर पावर -17 ओम मीटर, 10 पर पावर -8 ओम मीटर, 10 पर पावर -6 ओम मीटर, 10 पर पावर 12 ओम मीटर, 10 पर पावर 17 ओम मीटर। जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे प्यारे साथी, फास्टली आंसर करेंगे, फास्ट आंसर आप लोगों का नहीं आ रहा है, एक बार जरा फास्ट तरीके से आंसर करेंगे मेरे प्यारे मित्र। जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं सभी लोग एक बार फास्ट तरीके से आंसर करने का कोशिश करेंगे। ओके, चलिए बताइए। तो यहां पे क्या होगा, अगर हम देखें एनसीईआरटी का, मैंने कई बार बोला है कि सर एनसीईआरटी की डाटा को देखिए। जो हमारा इंसुलेटर है नॉर्मली माइनस में 10 पर पावर 10 से लेकर 10 पर पावर 14, जो पूरा अच्छा बढ़िया विद्युत रोधी है वो माइनस में चलता है, 1.6 गुना 10 पर पावर -10 ओम मीटर। तो इंसुलेटर तो आप देख सकते हैं, अगर हम माइनस से बाहर निकले तो 6 और 8 के एवरेज में चले, तो 6 और 8 के एवरेज में हम देख रहे हैं, और हम चले तो 12 और 17 ओम प्रति मीटर के एवरेज में चले तो लगभग यही आएगा इंसुलेटर में। कहीं किसी का 10 पावर 15 है, कहीं 17 है, तो हम ऑन एवरेज ले सकते हैं 10 पावर 12 ओम मीटर से लेकर 17 तक। डी इज हमारा राइट आंसर। तो इसमें एक एवरेज चीजें लिया गया है उस डाटे में। इस डाटा में विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी है, समझ में आ रहा है? सवाल को देखिएगा, इस तरह के सवाल 2018 में आपका जीवन बर्बाद किया था जिसने फॉर्म भरा है। निम्नलिखित में किस उपयोग में पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित, ना कि कीटाणु सहित, कीटाणु रहित करने के लिए, मतलब कीटाणु मारने के लिए? बेकिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर का या धोवन सोडा? तो पानी को साफ करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं भाई साहब? ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ब्लीचिंग पाउडर का हम इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगला सवाल क्या है जरा ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला सवाल जो है हमारा वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जरा हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा खाने वाला सोडा जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा या ब्लीचिंग पाउडर का नॉर्मली अगर रासायनिक नाम बोले कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। तो सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaCiO का होल ट्वाइस, इसका सूत्र भी आप लिख सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट। अगला सवाल क्या है ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? 22 हो चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, जस्ट 1 मिनट वेट दिया। ये सिंबल पूछा गया था, दिया गया प्रतीक किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? तो प्राचीन समय में, मतलब पहले समय में जो सिंबल तैयार किया था ये हमारा हाइड्रोजन का सिंबल। हमने सारे सिंबल को आपको याद कराए हैं, सारे सिंबल को मैंने आप लोगों को याद कराया है। जरा आप बारीकी और ध्यान से देखेंगे और भी एक चीजों को देखिए। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा हाइड्रोजन। क्या होगा साथी? वो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन। एक बार जरा ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन का सिंबल देखिए, फास्फोरस का देखिए, कॉपर का देखिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर डी इज द राइट आंसर। डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हाइड्रोजन। अगला सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखते हैं। 24, डैश के वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। किस वर्ग के प्राणियों का रक्त जो होता है वो गर्म होता है?
पक्षी, एवी, सरीसृप, उभयचर या मत्स्य। गर्म हमने बोला था, जितने वार्म ब्लडेड और रेप्टाइल जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। रेप्टाइल तो डैश वर्ग के प्राणियों का जो गर्म ब्लडेड होते हैं, बताइए। तो सरीसृप जो होगा वो क्या होगा, गर्म ब्लडेड होगा। रेप्टाइल जो होते हैं तो ये हमारा वार्म, डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होते हैं। नॉर्मली एबीस इसमें रख सकते हैं, पक्षी को हम रख सकते हैं इसके अंतर्गत। किसके रख सकते हैं, पक्षी जो है वार्म ब्लडेड के अंतर्गत आएंगे। और आज का अंतिम सवाल, ओकनोलॉजी जो है किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। ओकनोलॉजी जो है ये किस बीमारी के उपचार से आपका जुड़ा हुआ है, आपका ओकनोलॉजी, जल्दी से बताएंगे। ओकनोलॉजी जो है अस्थि से, मधुमेह से, कैंसर से या वृक्क संबंधी। रीनल फेल्योर होता है, किडनी फेल हो गया, वो हम लोग रीनल फेल्योर में स्टडी करते हैं। तो ओकनोलॉजी हमारा कैंसर से संबंधित है। ओकनोलॉजी जो है हमारा, ये हमारा कैंसर से संबंधित है। तो आज का ये शानदार सेशन आपका यहीं तक समाप्त होता है। फिर हम लोग कल मिलते हैं नए, और अभी जो कल और परसों 2 दिन आपका पूरा मिक्स एमसीक्यू होगा। तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर देंगे, सभी लोग जितने भी मेरे प्यारे मित्र जुड़े हुए हैं सभी लोग। ओके बाय बाय, टेक।